हेलो साथियों, मैं बी एल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं और इस चैनल पर हम संपूर्ण फर्स्ट ग्रेड का कोर्स करने वाले, जिसके अंदर हम हिंदी साहित्य का इतिहास, काव्य शास्त्र, व्याकरण सो सारे टॉपिक है वो हम इस पर कंप्लीट करेंगे। तो आप मेरे चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। वैसे वीडियो है शाम को 5:15 बजे डेली अपलोड होती है, तो आप कंटिन्यू मेरे चैनल से जुड़े रहे। पिछली जो क्लासें थी उसके अंदर हमने छायावाद के बारे में देखा, और आज इस क्लास के अंदर जो अलग जो कवि है छायावाद से संबंधित भी है, तो ये इस क्लास के अंदर पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद में हम आगे वाला जो प्रगतिवादी युग है वो करेंगे। तो देखिए, बिना समय गंवाए हम शुरुआत करते हैं क्लास की। माखनलाल चतुर्वेदी, जन्म की बात करें तो 1890 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु उनका 1968 ईस्वी में हुआ था। यानी मैंने इनमें वही कवि और वही उनकी रचनाएं जो पॉइंट लिए हैं, वो पॉइंट एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। फालतू का कचरा इसके अंदर बड़ा चढ़ा के नहीं भरा गया, यानी ये शॉर्ट नोट्स बनाए हुए जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उस प्रकार कर्म से वो इतना लंबा चौड़ा सिलेबस इसके अंदर नहीं ठूस ठूस के भरा गया है जो आपके दिमाग पे एक बोझ बन सके। ठीक है, तो जितना मैं आपको बता रहा हूं ये चीजें आपको कोई भी चीज छोड़ने लायक नहीं है, अच्छे से आपको इसको याद करना ही है। और जिस दिन आपको, अभी आप वीडियो देखते हो नहीं देखते हो वो बात की कहानी है, जिस दिन आपका एग्जाम हो जाएगा, एग्जाम होने के बाद में हम उस पेपर का सर्वे करेंगे और आपको बताएंगे कि जो मैंने आपको पढ़ाया था किस प्रकार पढ़ाया था और कौन से क्वेश्चन किस प्रकार पूछे गए थे, वो मैंने जो पढ़ा है उसके हिसाब से उसको कैसे हल किया जा सकता था। तो ये जो सूत्र ट्रिकें जो मैंने सारी बनाई है वो सोच समझ कर बनाई, तो आप हर प्रत्येक चीज को अच्छे से समझने की कोशिश करें। फिर भी किसी प्रकार का आपको डाउट कंफ्यूजन होता है तो आप निसंकोच कमेंट कर सकते हो। ठीक है, लाइक करना नहीं करना वो आपकी मर्जी है, पर आप जो भी पूछना चाहिए वो पूछ सकते हो। अब देखिए, प्रमुख रचनाओं की बात करें। हिम किरीटिनी 1943 ईस्वी, हिम तरंगिणी 1949 ईस्वी, समर्पण 1956 ईस्वी, वेणुलोक गूंजे धरा 1960 ईस्वी, पुष्प की अभिलाषा कविता, ये बहुत ही मोस्ट कविता है, महत्वपूर्ण कविता है। पुष्प की अभिलाषा यानी एक फूल है उसकी क्या आशा है, बहुत शानदार कविता है। सखी वे मुझसे कहकर जाते, ये कविता ये भी महत्वपूर्ण है। सखी वो मुझसे कहकर जाते। साहित्य देवता गद्य काव्य है। उपनाम की बात करें तो एक भारतीय आत्मा, कौन है एक भारतीय आत्मा? माखनलाल चतुर्वेदी। क्वेश्चन पूछा गया है एक भारतीय आत्मा उपनाम से कौन जाने जाते हैं, तो वो माखनलाल चतुर्वेदी है। तो अच्छे से आपको इसको याद रखना है। आगे देखो, प्रभा, कर्मवीर व प्रताप पत्रों का संपादन कार्य किया। 3 पत्रिकाएं प्रभा, कर्मवीर व प्रताप पत्रों का संपादन किया। हिम तरंगिनी रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 ईस्वी में मिला था। अब देखिए, ये यहाँ से मोस्ट हो जाता है। क्यों मोस्ट हो जाता है वो भी आपको बताऊंगा। अब एक तो रचना है हिम तरंगिनी और एक है हिम किरीटिनी, तो इसमें आपको अच्छे से ध्यान रखना है। हिम तरंगिनी आपसे पूछा जाएगा जो माखनलाल चतुर्वेदी है उसको किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, तो वहां पर हिम तरंगिनी भी होगा और हम हिम किरीटिनी भी होगा। तो अब देखिए, हिम तरंगिनी जो रचना है उस पे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, हिम किरीटिनी पे नहीं दिया गया 1955 ईस्वी में। दूसरी बात, ये मोस्ट क्यों हो जाता है? ये मोस्ट इसलिए हो जाता है, आगे देखो लाइन लिख के, हिंदी साहित्य का पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार माना जाता है। यानी हिंदी साहित्य के अंदर पहला जो पुरस्कार है ना साहित्य अकादमी, वो पहली बार दिया गया था। किसको दिया था? माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया, हिम तरंगिणी रचना पर। तो इसलिए ये लाइन है वो मोस्ट हो जाती है, तो इसको अच्छे से याद रखना। ये माखनलाल चतुर्वेदी के हिसाब से भी महत्वपूर्ण है और हमारे हिंदी साहित्य के हिसाब से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हिंदी साहित्य में पहली बार जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया 1955 ईस्वी में। और हमारा ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो 1968 ईस्वी में दिया गया था। 1968 ईस्वी में दिया गया था सर्वप्रथम। वो किस रचना पे दिया गया? चिदम्बरा पर। चिदम्बरा पर दिया गया था। अब वो चिदम्बरा रचना किसकी है ये मेरे को आप कमेंट करके बताइए। यानी 1968 में दिया गया था, चिदम्बरा पे दिया गया, ये चिदम्बरा रचना है किसकी ये मेरे को आप कमेंट करके बताइए। आप नियमित क्लासें देखते हो, जो मैं आपसे पूछता हूँ कमेंट करके बताइए। आप कोई कमेंट करते नहीं हो, या तो आप पढ़ते नहीं हो या फिर आपको याद नहीं रहता है। कमेंट करके जरूर
बताया करो। इनसे क्या होता है, बार बार रिवीजन करने से वो चीजें दिमाग में अच्छे से सेट हो जाती है। भारत सरकार ने इनको पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया। इनका संपूर्ण साहित्य माखनलाल चतुर्वेदी रचनावली नाम से 10 खंडों में है। ये याद रखना, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी रचनावली कितने खंडों में विभाजित है, तो 10 खंडों में विभाजित है। तो ये अलग अलग जो है वो सारों की में एक जगह एक क्लास लेंगे, उस क्लास के अंदर सारी है वो एक जगह करके देख लेंगे। जैसे जैसे इनके साथ में जो इनसे संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट बनते हैं वो तो हम देखते चल रहे हैं, बाकी सारों को एक जगह कर लेंगे। जैसे कौन कौन सी रचनाओं पे ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, वो सारी रचनाएं क्रम से देख लेंगे। साहित्य अकादमी पुरस्कार की एक क्लास ले लेंगे, ठीक है। जो इनकी जो रचनावलियां हैं इनकी एक क्लास ले लेंगे। दूसरी बात, जो डाउट होते हैं, कौन कौन सी रचनाएं जो सेम एक जैसी लगती है उनमें हमारे को डाउट होता है, तो वो रचनाएं एक जगह ऐसे करके हम क्लासें वो एक जगह कर लेंगे। रामधारी सिंह दिनकर, जन्म की बात करें तो 1908 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, मृत्यु 1974 ईस्वी में हुई थी। प्रमुख रचनाओं की बात करें तो रेणुका 1935 ईस्वी, हुंकार 1938 ईस्वी, रसवंती 1940 ईस्वी, द्वंद्व गीत 1940 ईस्वी, सामधेनी 1946 ईस्वी, धूप और धुआं 1951 ईस्वी, इतिहास के आंसू 1951 ईस्वी, नील कुसुम 1954 ईस्वी, कुरुक्षेत्र 1946 ईस्वी जो एक महाकाव्य है, रश्मि रथी 1952 ईस्वी ये एक प्रबंध काव्य है, उर्वशी 1961 ईस्वी ये एक खंड काव्य है, यशोधरा 1946 ईस्वी, परशुराम की प्रतीक्षा 1936 ईस्वी, हारे को हरिनाम 1970 ईस्वी, संस्कृति के 4 अध्याय जो गद्य काव्य है। ये महत्वपूर्ण रचना है। अब देखिए मैंने इनके आगे जो लिखा है ये जो सन, तो इनसे सन के बारे में बहुत कम पूछते, पर मैंने इसको सन लिखने का मेरा मतलब यह है कि आपको इसका क्रम याद हो जाए, कि आप कोई रचनाओं को याद करें तो ये क्रम से पूछे जाए। जैसे मान लिया यहाँ पर कुरुक्षेत्र 1946 में और नील कुसुम 1954 में, तो कहने का नील कुसुम बाद में आएगी, कुरुक्षेत्र पहले आएगी। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1952 नहीं आया, 54 यहाँ पर आ गए, तो ये इसलिए मैंने यहाँ पर सन लिखी। तो आप इसको क्रम से याद करिए, क्योंकि इनका क्रम पूछा जाता है, इन रचनाओं को क्रम से व्यवस्थित कीजिए। तो ये भी आप अच्छे से याद करिए। ये अनल कवि के नाम से जाने जाते हैं। एक होता है अनल और एक होता है अनिल, होते हैं ना। एक होता है अनल और एक होता है अनिल। अनिल का मतलब क्या होता है, हवा होता है, और अनल का मतलब आग होता है। तो यानी आग, ये अनल कवि कहलाते, इनके अंदर जोश था आग की तरह, ठीक है। तो इसलिए ये अनल कवि कहलाते रामधारी सिंह दिनकर। आगे देखो, उर्वशी रचना 1972 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। यानी रामधारी सिंह दिनकर की जो उर्वशी रचना है उसको 1972 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। और संस्कृति के 4 अध्याय रचना उस पे 1959 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो ये 2 रचनाएं तो अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है। कौन सी, उर्वशी और संस्कृति के 4 अध्याय। उर्वशी पे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला 1972 में, और संस्कृति के 4 अध्याय पे 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। इनको द्वितीय राष्ट्र कवि कहा जाता है। तो प्रथम राष्ट्र कवि कौन है, प्रथम राष्ट्र कवि कौन है? तो हमने देखा एक रचना है भारत भारती, भारत भारती। उस भारत भारती रचना पर जो राष्ट्र कवि कहा गया था, इनको राष्ट्र कवि किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था, महात्मा गांधी ने। अब वो भारत भारती रचना किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की, मैथिली शरण गुप्त की। तो मैथिली शरण गुप्त की रचना भारत भारती, उस पे राष्ट्र कवि कहा था, किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। अब जो भारत भारती रचना उसका जो प्रकाशन वर्ष क्या था? 1912 ईस्वी। और मैथिली शरण गुप्त की जो रचनाएं थी उन रचनाओं के मैंने आपको सूत्र भी बताए। अगर वो क्लास आपने अच्छे से नहीं देखी तो आप जाकर देखिए। आरजे भारत शक्की पंचवटी, ऐसा मैंने एक सूत्र बताया है। झंकार सा यश द्वार पर, ऐसा भी बताया। तो वो सारी रचनाएं वो आप जाकर उनको वापस देखिए। तो हमें देखो, बालकृष्ण शर्मा नवीन, जन्म की बात करें तो 1897 ईस्वी, मृत्यु 1960 ईस्वी। प्रमुख रचनाएं इनकी रश्मि रेखा 1951 ईस्वी, कुआसी 1952 ईस्वी, हम विश्व पाई जन्म की। इन्होंने अपनी रचनाओं में स्वयं को विश्व पाई एवं
अनिकेतन कहकर पुकारा है। इन्होंने कानपुर से प्रकाशित प्रभा नामक पत्रिका का संपादन भी किया था। ये पत्रिकाएं का जो संपादन करते, ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाते, निम्न में से बालकृष्ण शर्मा नवीन ने संपादन नहीं किया है। तो जैसे मान लिया इन्होंने प्रभा का किया है, तो जो दूसरी है उसका नहीं किया, तो वो ऐसे क्वेश्चन भी पूछते। या जो बालकृष्ण शर्मा नवीन ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया है, तो प्रभा पत्रिका, ऐसे क्वेश्चन है वो अक्सर पूछते। तो नई वाले और है वाले ऐसे क्वेश्चन है, तो ज्यादातर नई वाले पूछे जाते। तो नई वाले क्वेश्चनों का आपको अच्छे से ध्यान रखना। आगे देख, मौर्य विजय 1913 ईस्वी, अनाथ 1917 ईस्वी, दुर्वादल 1924 ईस्वी, विषाद 1925 ईस्वी, बापू 1937 ईस्वी। ये मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई है। मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई है, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। आगे हमारा है समष्टि चेतना प्रधान काव्य। समष्टि का मतलब ऐसे समाज है, ठीक है। समष्टि चेतना प्रधान काव्य, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। जन्म की बात करें तो 1905 ईस्वी, मृत्यु 1990 ईस्वी। इनकी एक प्रसिद्ध रचना हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, जो हमने शुरुआत जब की थी हिंदी साहित्य के इतिहास की, उस टाइम भी देख लिया था, जो 1938 ईस्वी में प्रकाशित है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938। इनको हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है। जब हम एकांकी विधा पढ़ेंगे, जो गद्य काव्य है वो, तो गद्य साहित्य वहां पर देखेंगे, तो हम देखेंगे कि जो एकांकी का जो जन्म है, जन्मदाता कौन है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। अब जो प्रमुख कवि बच्चे, उनसे संबंधित एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं, परंतु वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, तो मैंने यहाँ पर लिख लिए। प्रमुख कवि कौन कौन से, जानकी वल्लभ शास्त्री, विद्यावती कोकिल, हरिकृष्ण प्रेमी, उपेंद्रनाथ अस्क, सुमित्रा कुमारी सिन्हा, तारा पांडे, रामदास मिश्र और देवराज। ये है जो इनसे संबंधित है। यानी समष्टि चेतना से संबंधित जो है ये कवि है, तो इनसे संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि भाई निम्न में से समष्टि चेतना प्रधान कवि नहीं है, तो ये नाम भी आप याद कर लीजिए। अब यहाँ तक आते आते ये सारा हमारा कंप्लीट हो गया है। अब आगे का जो है वो हमारा प्रगतिवादी काव्य है, वो हम अगली क्लास से देखेंगे, ठीक है। यहाँ तक किसी भी प्रकार का आपको कोई भी क्लास में जो डाउट कंफ्यूजन होता है, तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले।